तुम अपनी आंखें खोलते हो और अपने आप को डंजन का डीमन लौट पाते हो। सिस्टम द्वारा तुम्हें क्वेस्ट मिलता है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनकर इस दुनिया पर रूल करना है, और तुम आखिर स्ट्रॉन्ग बनोगे कैसे? अपने डंजन्स में आने वाली हीरोइंस को करप्ट कर। हाँ, तो वेलकम बैक टू माय चैनल 5 डिटेल्स, जहाँ कहानी सिर्फ ड्रीमी नहीं, थोड़ी क्रीमी भी होती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट जब से यंग था उसे स्ट्रैटेजी गेम खेलना काफी ज्यादा पसंद है, जैसे कि एज ए लॉर्ड अपनी टेरिटरी को ग्रो करना। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था बीसी मेरे साथ ये हो जाएगा। वो हाल ही में एक डंजन क्रिएशन टाइप गेम खेल रहा था, जहाँ पर तुम अपनी डंजन्स में ट्रैप बिछाते हो ताकि जो हीरोइंस यहाँ पर आती हैं उनके साथ तुम एंजॉय कर सको। बंदा कुछ ज्यादा ही गेम का नशेड़ी होता है। उसने सोचा नहीं था कि वो गेम के अंदर रीइंकार्नेट होकर एक डीमन लॉर्ड बन जाएगा। सिस्टम द्वारा क्वेस्ट मिलता है, इस दुनिया को रूल करो। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो तुम्हें पेल दिया जाएगा। अब थोड़ी देर बाद जहाँ पर एमसी को रियलाइज हो जाता है कि सब कुछ रियल है, वो उस गेम के अंदर आ चुका है जैसे वो हाल ही में खेल रहा था। तो अब इस गेम के बारे में बताया जाता है। हालांकि ये कोई बेकार गेम नहीं था। तो गेम का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक फीमेल नाइट बोलती है कि मैं एक नाइट हूँ, भले ही मैं फाइट हार जाऊँ पर तुम मेरी स्पिरिट को नहीं तोड़ सकते। लेकिन अगले पल वो बोलती है कि तुम मेरी स्पिरिट को नहीं तोड़ सकते, लेकिन तुम मेरी सील तोड़ सकते हो। हालांकि एमसी इस तरह के सीन्स को स्किप कर देता था। उसने इस गेम को इसलिए नहीं खरीदा ताकि वो ऐसे सीन देखे, बल्कि उसे ये गेम इंटरेस्टिंग लगा था क्योंकि इसका जो डीमन लॉर्ड था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। पर ऐसा सिर्फ शुरुआत में होता है, क्योंकि आगे चलकर उस डीमन लॉर्ड के एल लग क्योंकि गेम में आगे चलकर वो डीमन लॉर्ड बिल्कुल झांटू हो जाता है। एरा गेरा आकर उसे पेल कर चला जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। बोलते हैं भाई क्या घटिया गेम है, ये डीमन लॉर्ड तो आगे चलकर बिल्कुल यूजलेस हो चुका है, कोई भी आ रहा है पेल के चला जा रहा है। अब कुछ कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, ए किंगडम वॉरियर, बी किंगडम प्रीस्ट एंड देन सी किंगडम नाइट लॉर्ड। एमसी बोलता है साले हैकर है सबके सब। वो गेम को डिलीट करता है और 1 स्टार रेटिंग देता है और 2-4 गालियां भी लिख देता है। तो उस गेम को झाटू सा रिव्यू देने के बाद वो सोने चला गया, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उस गेम के अंदर इनकारनेट हो चुका है। तभी उसकी सेक्रेटरी आकर बोलती है लॉर्ड आप जाग चुके हो। इसके बारे में बताया जाता है ये एक सुकुबस सेक्रेटरी है जिसका नाम जूलिया है। सेक्रेटरी बोलती है जागने के बाद आप कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज लग रहे हो। असल में एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है जो कि गेम के दौरान प्लेयर्स को गाइड करती है। तो हमारा एमसी गेम खेलते टाइम भी सोचता था कि ये बंदी कुछ ज्यादा ही सुंदर है, लेकिन अब जब वो सामने सामने देख रहा है तो क्या बवाल लग रही है। एमसी की नजरें कुछ ज्यादा ही डोल रही थी, इतनी कि उसकी एक्सकेलिबर करंट मारने लगती है। तो हमारे डीमन लॉर्ड की एक्सकेलिबर को देखकर वो कहती है लगता है आपकी एक्सकेलिबर को रहा नहीं जा रहा, वो अब ह्यूमंस को करप्ट करना चाहती है। ये तो काफी कमाल की बात है। जूलिया बताती है कि आप कई 100 सालों से सो रहे हो, लाभ लाभ लाभ, ऐसी कई सारी बातें करती है जो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट पहले से जानते हैं। तो असल में उसे इन्फॉर्मेशन दे रही होती है ताकि गेम की स्टोरी आगे बढ़ सके। सीधी सी बात है, बंदा अपनी डंजन में कहीं भी मॉन्स्टर्स और ट्रैप को सेट कर सकता है। उसके बाद हीरोइंस को टेक डाउन कर अपनी डंजन की पावर बढ़ा सकते हैं। उनको टेक डाउन करने पर एमसी की पावर बढ़ेगी। वो सोचता है ये गेम कुछ ज्यादा ही मुश्किल है, नॉर्मली मैं इसको क्लियर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे इस गेम के लूप होल्स को इस्तेमाल करना होगा, भले ही मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हमारा डीमन लॉर्ड खड़ा होता है और जूलिया को अपना पहला ऑर्डर देता है कि वो उसके साथ ट्रेनिंग करना चाहता है। जूलिया भी एक पल को हैरान हो जाती है। हमारा डीमन लॉर्ड सोचता है अगर मैंने स्टार्टिंग में इसी के साथ ट्रेनिंग कर लिया तो मेरी पावर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएंगी। और गेम खेलते टाइम उसने इस बात को जब नोटिस किया था जब वो ऑलरेडी मैक्स लेवल पर पहुंच चुका था, लेकिन इस बार उसके पास मौका है पहले ही अपनी पावर को बढ़ा लेने का। जूलिया कहती भी है कि अभी ये सही समय नहीं है। तो डीमन लॉर्ड बोलता है क्या वो उसके ऑर्डर्स को डिसओबे कर रही है। अब वो उसके पॉम पॉम दबाना स्टार्ट कर देता है। इससे पहले कि अपनी एक्सकेलिबर के साथ अटैक करता, सिस्टम बोलता है कि तुम्हारी अभी औकात नहीं है उसके साथ ट्रेनिंग करने की, क्योंकि तुम्हारा लेवल कुछ ज्यादा ही लो है। फिर भी तुम करने का ट्राई करोगे तो तुम मारे जाओगे। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बताता है कि तुम्हें उसके साथ ट्रेनिंग करनी है तो पहले स्ट्रॉन्ग बनना होगा, और तुम खुद से उसे फोर्स नहीं कर सकते, और तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल का टाइम है, और नहीं कर पाते हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा। हमारा एमसी भी बोलता है बीसी लगा ही था। जूलिया बोलती है मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे आपको ये पहले एक्सप्लेन कर देना चाहिए था। डीमन लॉर्ड उससे कहता है चलो कोई बात नहीं, हम रहने देते हैं। तो वो कहती है डीमन लॉर्ड आपका शुक्रिया। फिर वो मन में सोचता है एक बार मैं रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लूं, फिर देखता हूँ उसके चेहरे पर क्या एक्सप्रेशन होंगे। तो जूलिया बताती है कि उनकी डंजन्स में कुछ ह्यूमंस एंटर कर रहे हैं, अगर वो चाहे तो ट्रैप्स बिछा सकते हैं, जिसके लिए हमारा डीमन लॉर्ड मना कर देता है। तो जूलिया कहती है अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप एक्सपोज भी हो सकते हो दुश्मनों के सामने। जबकि एमसी को क्वेस्ट मिलता है कि जाकर उन वॉरियर्स को रोको। अगर तुम जाकर उन्हें रोक देते हो
तो तुम बदले में 3 स्टार मॉन्स्टर को समन कर सकते हो। एमसी बताता है कि ये बस ट्यूटोरियल है, यानी कि शुरू में जो बंदे आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और उन्हें मैं आराम से पेल सकता हूँ, और अगर मैंने बिना किसी मॉन्स्टर को समन किए उन्हें हरा दिया तो मुझे एडिशनल रिवॉर्ड भी मिलेंगे। तो सामने जो वॉरियर्स की पार्टी है उसमें 5 लोग हैं। डीमन लॉर्ड कहता है कि मैं जाकर उन्हें फेस करता हूँ, तुम बस यहीं पर रहना क्योंकि मैं जल्दी वापस आने वाला हूँ, और उसके एक्सप्रेशन बड़े खतरनाक थे। हाँ, तो वो बेचारे छोटे मोटे मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर ही रहे होते हैं। बेचारों के कपड़े भी फट चुके थे। तभी उनके सामने हमारा डीमन लॉर्ड आ जाता है, जिसे देखकर उन लोगों की कुछ ज्यादा ही फट जाती है। उनका साथी उन दोनों लड़कियों से यहाँ से भागने का कहता है जब तक वो खुद उनके लिए टाइम बाय करेगा। वो अपना एरो चलाता है जिसे एमसी बड़ी आसानी से रोक भी लेता है। कहता है तुम कुछ ज्यादा ही स्लो बच्चे, और उसका तीर उसी के सर में दे मारता है। साथ ही मैंने रोस्ट भी कर रहा था। मैंने सोचा था फाइट करके मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही वीक हो बे। अब ये वाली जो लड़की थी वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, तो जल्दी से आगे बढ़कर हमारे डीमन लॉर्ड पर अटैक करती है। एमसी उसे अपनी पावर के साथ सर से पकड़ लेता है। कहता है अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, बस चुपचाप मुझे एक्सपी दे दो। हाँ, तो हमारा डीमन लॉर्ड इसको करप्ट करने वाला है ताकि अपना लेवल अप कर सके। तो वो टेंटिकल्स निकालते हैं अपनी पावर के साथ, जो उसे हवा में उठा लेती हैं। वो कहती है हमारे डीमन लॉर्ड से घटिया डीमन कहीं के, मुझे टच करने के बारे में सोचना भी मत। जबकि हमारा डीमन लॉर्ड इसे तारीफ की तरह लेता है और उसके पॉम पॉम दबाना स्टार्ट कर देता है। हमारा डीमन लॉर्ड कहता है तुम बस अपना साइड कैरेक्टर वाला रोल अदा करो ताकि तुम मुझे स्ट्रॉन्ग बना सको। हमारा डीमन लॉर्ड अब इसके बारे में बताना स्टार्ट करता है। ये बस एक साइड कैरेक्टर है जो कि तुम्हें ट्यूटोरियल क्वेस्ट के अंदर देखने को मिलती है। हालांकि सेम चीज होने के चक्कर में मैं उसे उस वाले सीन में स्किप कर दिया करता था, लेकिन अब जब मैं खुद देख रहा हूँ तो बीसी मजा आ रहा है, उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तुम्हें तो ऑनर फील करना चाहिए कि तुम मेरे एक्सकेलिबर का सामना करने वाली हो, क्योंकि कई 100 सालों से मैंने किसी के भी सामने अपना एक्सकेलिबर नहीं निकाला। उसको करप्ट कर देने के बाद वो कहती भी है डीमन लॉर्ड आपका शुक्रिया अपने एक्सकेलिबर से मुझे करप्ट करने के लिए। अब क्या तुम इस प्रिस्टेस को भूल चुके हो जो कि वहीं पर बैठी थी और सारा नज़ारा अपनी आंखों से देख रही थी, और वो कहती है कि गॉड तुम्हारे एक्शंस को कभी माफ नहीं करेगा। डीमन लॉर्ड बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर देखते हैं कि तुम्हारा गॉड आखिर क्या कर सकता है, क्या वो तुम्हें बचा सकता है। अगले सीन में बोलते हैं डीमन लॉर्ड तुम्हारे पोम पोम तो कुछ ज्यादा ही लार्ज है। कैट गॉड ऐसे ही लोगों को प्रिस्टेस चूज करते हैं जिनके पोम पोम लार्ज होते हैं। प्रिस्टेस कहती है मेरी डिवाइन पावर काम नहीं कर रही है, ये एक सी रैंक की प्रिस्टेस है। भले ये बस एक साइड कैरेक्टर है, लेकिन ये अगली सेंटेंस बनने के लिए कैंडिडेट मानी जाती है। अगर तुम इसे मार देते हो तो जल्दी से नाइट अपेयर होकर तुम्हें मार देती है, लेकिन अगर तुम मेहनत करते हो और इसको करप्ट कर देते हो तो ये एंड तक तुम्हारे लिए काफी ज्यादा वैल्यूबल होने वाली है, यानी कि काफी ज्यादा काम आने वाली है। वो कहती भी है मैं तुम जैसे लोगों के बारे में अच्छे से जानती हूँ, तुम बस मुझे टॉय की तरह यूज करोगे और मुझे बुरी हालत में देखकर खुश होगे, लेकिन इस बात को याद रखना मैं एक प्रिस्टेस हूँ, तुम मुझे करप्ट नहीं कर सकते। जो देखकर हमारा एमसी हंसना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसकी बॉडी कुछ और ही बोल रही थी। अपना हैंड जुत्सु ट्राई करने के बाद वो अपना एक्सकेलिबर बाहर निकालते हैं। उसकी विशाल काय द अल्टीमेट एक्सकेलिबर को देखकर प्रिस्टेस भी हैरान हो जाती है। हमारा डीमन लॉर्ड बोलता है क्या यही वो गॉड की प्रोटेक्शन है जिस पर तुम इतना ज्यादा बिलीव करती हो। तो ये बोलती है भले तुम मेरी बॉडी को करप्ट कर दो, लेकिन मेरा जो माइंड है वो हमेशा गॉड के साथ रहेगा। तो हमारा डीमन लॉर्ड बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, तो फिर रहने दो, मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास तुम्हारे अलावा भी कोई और है। दूसरी लड़की आती है क्रोल कर बोलती है कि मुझे आपके एक्सकेलिबर का सामना करना है। अब एमसी जो होता है उसी के साथ स्पार मैच करने स्टार्ट कर देता है प्रिस्टेस के सामने। उसे इस तरह से करप्ट होता हुआ देखकर प्रिस्टेस सोचती है कि ये हमेशा से फाइट में आगे रहती थी ताकि हम लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस तरह के एक्सप्रेशन भी दे सकती है अपने सामने लोगों को ट्रेनिंग करता देख। इसका माना भी बहुत ज्यादा हाई होने लगता है। अब जैसे एमसी उसके सॉफ्टवेयर में अपने फाइल्स को ट्रांसफर करता है, हाँ तो उसे एडवेंचर का एक्सपी मिल जाते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से डिसअपेयर हो जाती है, जो देखकर प्रिस्टेस बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। एक्सपी मिलने के बाद हमारा डीमन लॉर्ड का लेवल अप हो जाता है। और प्रिस्टेस से बोलता है क्या तुम ट्रेनिंग करना चाहती हो। वो कहती है कि वो उसे कभी भी माफ नहीं करेगी। गॉड अगर तुम मुझे देख रहे हो तो प्लीज मेरी मदद करो, मुझ पर दया दिखाओ। ये जो दुश्मन मेरे सामने है इसके एलओडीए लगा दो। उसके आसपास से लाइट एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन वो जो लाइट होती है उसका डीमन लॉर्ड पर कोई भी असर नहीं होता, जो देखकर ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि वो अब जीत नहीं सकती। हमारा प्रोटैगनिस्ट ट्रेनिंग कर रहा था, वो पीछे जूलिया को नोटिस करता है और कहता है कि उसने तो उसे वेट करने का कहा था। तो जूलिया माफी मांगती है क्योंकि कुछ अर्जेंट काम आ चुका है, लेकिन हमारे डीमन लॉर्ड को पता होता है कि डंजन पॉइंट्स के रिलेटेड बात करने वाली है। तो वो भी हैरान हो जाती है कि आपको इस बारे में पहले से पता है।
आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। डंजन पॉइंट्स का यूज़ कर कर हम कई तरह के मॉन्स्टर्स और ट्रैप्स को क्रिएट करते हैं। तो आप बताइए आखिर आप क्या क्रिएट करना चाहते हो? तो वो जूलिया से कहता है पॉइंट्स का इस्तेमाल कर कर ऐसी चीज़ें क्रिएट करो जिससे हम इस प्रिस्टेस को करप्ट कर सकें। तो तुम समझ चुकी हो तुम्हें आखिर क्या करना है। वो भी डीमन लॉर्ड से कहती है अच्छा ठीक है मैं जाकर प्रिपेयर करती हूँ। ये प्रिस्टेस अपने आप को एक बंद कमरे में पाती है। डीमन लॉर्ड आता है और कहता है अच्छा तो तुम जाग चुकी हो, चलो क्यों ना एक बेट लगाते हैं, मैं बस 10 मिनट तक देखूंगा, अगर तुम 10 मिनट तक खुद नहीं कहोगी कि मुझे ट्रेनिंग करनी है तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। क्रिस्टस कहती है मजाक मत करो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुमसे कहूँ कि मुझे ट्रेनिंग करनी है, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे? साथ ही उसे कुछ स्ट्रेंज फील होता है जैसे कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि यहाँ की स्मेल काफ़ी अजीब है। सिस्टम बताता है कि उसका माना हाई हो चुका है। हाँ तो वहाँ की स्मेल में ही कुछ गड़बड़ होती है जो कि उसकी माना को हाई कर रही थी। देन एमसी उसे टीज करना स्टार्ट कर देता है एंड 10 मिनट हो जाते हैं तो प्रोटैगनिस्ट बोलता भी है कि तुमने तो सरवाइव कर लिया तो तुम ठीक है यहाँ से जा सकती हो, लेकिन उसने अपना माइंड चेंज कर लिया था और अब वो एमसी के एक्सकेलिबर का सामना करना चाहती है। वो आगे बढ़कर डीमन लॉर्ड को अपनी महान टेक्निक द माउथ जुत्सु दिखाती है। हमारा डीमन लॉर्ड बस एक कदम पीछे है उसको अच्छे से करप्ट करने के लिए। डीमन लॉर्ड कहता है लोगों को पता चलेगा कि सेंटेंस को माउथ जुत्सु भी आता है तो लोग कितना ज्यादा हंसेंगे, हालांकि इस टेक्निक का यूज तुम अपनी मर्जी से कर रही हो। सिस्टम बताता है उसने खुद से अपने आप को तुम्हें सबमिट कर दिया है। प्रेस्टस को करप्ट कर देने के बाद उसकी फेबेबिलिटी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है एंड जो प्रेस्टस होती है उसका लुक भी चेंज हो जाता है, वो अवेकन हो जाती है। कहती है कि मेरे अंदर नई सी पावर आ चुकी है, ऐसा लग रहा है कि मैं रिबॉर्न हो चुकी हूँ। पहले वो सी क्लास की प्रिस्टेस थी लेकिन अब वो ए क्लास की डार्क प्रिस्टेस बन चुकी है। डीमन लॉर्ड कहता है तुम तो अवेकन हो चुकी हो। वो कहती है यस डीमन लॉर्ड, मैं गॉड पर भरोसा करती थी कि वो इस दुनिया को बचाएंगे, लेकिन मैं कितनी ज्यादा बेकार थी। लेकिन असल में दुनिया को जो बचाएगा वो तो आप हो द डीमन लॉर्ड। देख रहे हो किस हिसाब से बंदी करप्ट हो चुकी है। हमारा डीमन लॉर्ड भी सोचता है कि चलो ये चीज तो कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि ये चीज उसके लिए काफी अच्छी खासी अचीवमेंट है। तो वो कहता है कि उसे उससे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो वो उम्मीद करता है कि काफी अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगी। लेकिन उससे पहले चलो फिर से ट्रेनिंग करते हैं एंड वो उसको लेकर अपने बेडरूम में आ जाते हैं जहाँ पर प्रिस्टेस तो कुछ ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी निकली। हम डंजन के बाहर देखते हैं जहाँ पर वो नाइट और कुछ लोग आ चुके थे। वो लोग कहते हैं यही वो जगह है जहाँ आखिरी बार सेंटेंस की एनर्जी महसूस हुई थी। बाहर से तो डंजन देखने में काफी नॉर्मल सी लग रही है, लेकिन फिर भी हमें अपना गार्ड डाउन नहीं करना है। भले इस प्रिस्टेस की डिवाइन पावर बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन वो एक सेंटेंस कैंडिडेट है, यानी कि लोग प्रिस्टेस को बचाने के लिए अब डंजन के अंदर जाने वाले हैं और उनके साथ भी सेम चीज होने वाली है जो देखने में काफी मजा आएगा। और तुम लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्या कर रहे हो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। ये लोग डंजन के अंदर आ चुके थे और यहाँ ट्रैप्स बिल्कुल ना के बराबर थे, तो सोचते हैं कि प्रिस्टेस इस जगह पर कैसे फंस सकती है। साथ ही नाइट कहती है जितना ज्यादा हम अंदर जा रहे हैं मुझे अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही है, इस डंजन में कुछ तो गड़बड़ है। तभी इन लोगों की नजर प्रिस्टेस पर पड़ती है जो कि काफी बुरी हालत में थी। ऑफ कोर्स नाटक कर रही है ताकि इन्हें फंसा सके। वो कहती रिबेका यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, भागो। अब वो जल्दी से प्रिस्टेस को उठाती है और बोलती है ये तो एक कर्ज है जो कि डिमोनिक एनर्जी के साथ तुम्हारी बॉडी पर लगता है, जो देखकर रिबेका काफी घबरा जाती है क्योंकि उसके हिसाब से वो इस चीज को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगी। तो वो जल्दी से प्रिस्टेस को लेकर टेंपल जाने का डिसाइड करती है और प्रिस्टेस को अपनी पीठ पर उठा लेती है। तभी प्रिस्टेस अपने असली रंग दिखाती है कि हमें वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती ये डंजन सबके सामने एक्सपोज हो जाए। और उसने कुछ तो कर दिया था जिसकी वजह से वो सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। वो उनसे कहती है कि जल्दी तुम्हें डीमन लॉर्ड से ग्रेटिट्यूड मिलने वाला है, उसके बाद तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगी और तुम्हारा नया जन्म होगा। जब रिबेका की आंखें खुलती है तो पीछे से आवाज आती है तुम जाग चुकी हो, और पीछे का नजारा देखकर वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी साथी जो थी वो करप्ट हो चुकी थी डीमन लॉर्ड के हाथों एंड फिलहाल के लिए वो उसकी एक और साथी को करप्ट कर रहा था। प्रिस्टेस कहती है बीसी मेरी एक्टिंग देखकर तो इन लोगों को शक ही नहीं हुआ कि मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। उन्हें लगा कि मेरे ऊपर ये जो मार के ये कोई कर्ज है, लेकिन सच बताऊं तो ये मेरे लिए किसी रिवॉर्ड से कम नहीं है जो डीमन लॉर्ड ने मुझे दिया है, क्योंकि इसकी वजह से उसका माना 20% से बूस्ट हो जाता है। और रिबेका से कहती है तुम्हें तो अपने सबॉर्डिनेट पर प्राउड होना चाहिए कि वो डीमन लॉर्ड को एक्सपी दे रहे हैं। ये देखकर रिबेका को काफी गुस्सा आता है कि प्रिस्टेस ने उन्हें धोखा दिया है, तो तुमने जो किया है इसके लिए मैं तुम्हें पनिश करूंगी। वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है तो वो कहता है चुपचाप पीछे रहो यार, वरना तुम्हारी साथी मारी जाएगी। तो वो कहते कमी नहीं कहीं के तुम मेरे साथी का इस्तेमाल कर रहे हो मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। डीमन लॉर्ड कहता है तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स को मारूं तो चुपचाप अपनी स्वॉर्ड को नीचे फेंक दो। वो ऐसे ही करती है और कहती है तुमने जो कहा मैंने किया, तो प्लीज अब मेरे सबॉर्डिनेट्स को यहाँ से जाने दो।
और सोचती है कि यहाँ पर कितनी बुरी हार मिली है हमें। हमारा डीमन लॉर्ड हमें बताता है कि वो बड़ी आसानी से जीत गया, लेकिन असल में अगर वो आमने सामने फाइट करता तो वो 100% हार जाता और उसकी तलवार उसके पिछवाड़े में घुसी पड़ी होती। लेकिन डीमन लॉर्ड इस बात से हैरान था कि आखिर ये रिबेका यहाँ पर कर क्या रही है, क्योंकि ये एक बॉस लेवल कैरेक्टर है जिसे अभी अपेयर नहीं होना था, इसे बाद में अपेयर होना था। एंड ये इतनी भी कमज़ोर नहीं है जो बड़ी आसानी के साथ मैं इसको करप्ट कर सकूं, क्योंकि जितना लेवल मेरे पास है अगर मैंने इसके ऊपर अटैक किया तो मैं पीसेस में कट जाऊंगा। फिलहाल के लिए मेरे पास इसकी दुखती नस है, यानी मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। वो कहता है रिबेका से, तुम आखिर हमें ट्रेनिंग करता हुआ इतना ज़्यादा देख क्यों रही हो, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? वो रिबेका से कहता है, यार डायरेक्ट फाइट करने में क्या रखा है, क्यों ना हम उस तरीके से कम्पीट करें। तो ये हैरान हो जाती है, आखिर तुम किस तरीके से कम्पीट करना चाहते हो? तो डीमन लॉर्ड कहता है, तुम्हें बस मेरे सामने 10 मिनट्स तक सर्वाइव करना है। रिबेका कहती है, मैं एक होली नाइट हूँ और इस तरह की चीज़ें करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। डीमन लॉर्ड कहता है, क्या हुआ है, एक होली नाइट क्या मुझसे डर चुकी है? क्या उसे इतना भी भरोसा नहीं है कि वो मेरे साथ कम्पीट कर सके? अरे यार, तुम तो कुछ ज़्यादा ही डरपोक निकली। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे सबॉर्डिनेट के साथ काम चला लूंगा, लेकिन देखता हूँ क्या तुम्हारे सबॉर्डिनेट मुझे संभाल पाएंगे, कहीं इनकी डेथ ना हो जाए मेरे साथ ट्रेनिंग करते हुए। हैम्सी जिसके साथ ट्रेनिंग कर रहा था वो रिबेका उससे कहती है कि बेवकूफ़ मत बनो, यहाँ से भाग जाओ। हालांकि खुद काफ़ी इंजॉय कर रही थी। अब अपने साथियों को बचाने के लिए वो मान जाती है और अपने आर्मर्स को निकाल देती है और कहती है कि बस 10 मिनट की बात है, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की बात है। डीमन लॉर्ड कहता है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हें बस 10 मिनट तक होल्ड करना है। साथ ही मन में सोचता है, चिंता मत करो, ये 10 मिनट काफ़ी हैं तुम्हें करप्ट करने के लिए। हमारा एमसी एक बाइंडिंग टेक्निक का यूज़ करता है और उसे थोड़ा बाइंड कर लेता है ताकि वो अपना पावर का यूज़ न कर सके। रिबेका कहती भी है, क्या इस चीज़ की सच में ज़रूरत है? उस बाइंडिंग की वजह से उसे दर्द होता है। एमसी बोलता है, क्या तुम अपनी बातों से पीछे हटना चाहती हो? रिबेका खुद से कहती है, शांत हो जाओ, मैं इससे पहले भी कई सारा पेन महसूस कर चुकी हूँ, तो आखिर मैं इतने से दर्द से कैसे टूट सकती हूँ? वो डीमन लॉर्ड से कहती है, आ जाओ कम्पीट करते हैं, मैं तैयार हूँ। हमारे डीमन लॉर्ड ने प्रॉमिस किया था कि वो अपने एक्सकैलिबर को यूज़ नहीं करेगा, लेकिन वो सबसे पहले उसी का यूज़ करता है। रिबेका कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम अपनी एक्सकैलिबर का यूज़ नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी ऑनर नहीं है। डीमन लॉर्ड कहता है, ऑनर तो मेरा जब ही टूट गया था जब मेरी सेक्रेटरी के सामने मेरी इंसल्ट हो गई थी, जिस वजह से मेरा पहले से मूड खराब है। रिबेका कहती है कि प्लीज़ अपनी फाइल्स को अपलोड मत करना, क्योंकि तुमने अगर ऐसा किया तो मैं अपनी पावर्स को खो दूंगी। लेकिन हमारा डीमन लॉर्ड कहाँ रुकने वाला था। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद प्रोटैगनिस्ट कहता है कि चलो मैं तुम्हारी बाइंडिंग्स को हटा देता हूँ, क्योंकि अब इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी पावर पहले से जा चुकी है। सिस्टम बताता है क्योंकि वो एक होली नाइट थी तो प्योर होना तो बनता था, एंड क्योंकि अब वो प्योर नहीं रही है तो उसकी पावर जा चुकी है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह के मेथड्स को यूज करने के लिए। अगर हमारे बीच फेयर फाइट हुई होती तो तुम अब तक मर चुके होते। तो हमारा डीमन लॉर्ड बोलता है, कोई बात नहीं, अब फाइट कर लेते हैं। रिबेका कहती है, मुझे पता था तुम अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करोगे, इसलिए अब तुम्हें जो करना है कर लो मेरे साथ, क्योंकि मैं अपनी होली पावर्स को खो चुकी हूँ तो अब मैं किसी काम की नहीं रही। डीमन लॉर्ड कहता है, अगर मैं तुम्हारी पावर्स को वापस कर दूं तो क्या कहती हो? जो सुनकर ये हैरान हो जाती है कि इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है। वो एमी से बोलता है कि जाकर उसे थोड़ी पावर दो, तो एमी आके बढ़ती है और अपनी डिमोनिक एनर्जी के साथ उसे भी मार्क दे देती है। हमारा बंदा बोलता है, कैसा लग रहा है तुम्हें अपनी पावर्स को वापस पाकर? रिबेका बोलती है, बेटे तू तो गया, अब मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। एंड ये पावर डीमन लॉर्ड की होती है उस मार्क की वजह से, जिस पर जब वो बोलते हैं उसे बैठने के लिए तो ना चाहते हुए भी उसी पर बैठ जाती है। यानी कि उस मार्क की वजह से वो हमारे डीमन लॉर्ड के ऑर्डर्स को डिसओबे नहीं कर सकती। डीमन लॉर्ड कहता है, तुमने सही कहा था, बिना पावर के तुम बिल्कुल बेकार हो, लेकिन अब मेरे लिए तुम काफी काम की हो। हमारे बंदे द्वारा करप्ट किए जाने पर भी वो उसके सामने रजिस्ट कर देती है, जिससे ये भी हैरान होता है। तो सिस्टम उसे बताता है कि तुमने उसे फिजिकली तो करप्ट कर दिया, लेकिन उसके माइंड को तुम अभी तक करप्ट नहीं कर पाए हो। अगर तुम सक्सेस होना चाहते हो तो तुम्हें उसे मेंटली करप्ट करना होगा। बदले में तुम्हें बोनस एक्सपीरियंस और एक हिडन आइटम मिलेगा। एडिशनल एक्सपीरियंस तो ठीक था, लेकिन हमारा बंदा हिडन आइटम को मिस नहीं कर सकता। उसको ट्रेनिंग के अंदर डोमिनेट करता हुआ उसके प्राइड को तोड़ने के लिए वो कहता है, जिन सबॉर्डिनेट्स के लिए तुम ये कर रही हो, आखिर देखो तुम्हारे बारे में वो क्या सोचते हैं। तो लोग कहते भी हैं, लेडी रिबेका, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, हमने आप पे ट्रस्ट किया था, लगा नहीं था कि आप R&D निकल जाओगी। ये बात उसे काफी ज्यादा लगती है, लेकिन क्योंकि उस मार्क की वजह से वो बेइज्जती उसके लिए प्लेजर में बदल जाती है। एंड अब वो एक होली नाइट से एक डार्क होली नाइट बन चुकी है। डीमन लॉर्ड कहता है, गेम की स्टार्टिंग में ही मैं होली नाइट को करप्ट कर दूंगा, मैंने सोचा नहीं था। प्रिंसेस उसके लिए ऑलरेडी काफी ज्यादा काम में आने वाली है।
एंड अब रिबेका भी उसके साथी बन चुकी है। करप्ट होने के बाद रिबेका को एक एबिलिटी मिलती है, डार्क एब्जॉर्प्शन, जिसकी हेल्प से वो फाइट के दौरान किसी भी दुश्मन की लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकती है, जो एबिलिटी डीमन लॉर्ड के काफी काम आने वाली है। चलो, इसका जल्दी अपेयर होना मेरे लिए काफी फायदेमंद रहा। फिर वो अपने रिवॉर्ड्स चेक करता है, जहाँ पर उसे एडिशनल एक्सपीरियंस, बाथ हाउस और रैंडम इक्विपमेंट के 3 स्टार पीसेस मिलते हैं। साथ ही उसे कुछ कपड़े मिलते हैं, जो कि हमारा डीमन लॉर्ड चाहता है कि वो अपने सेक्रेटरी को इसे पहनने के लिए कहे। वो आती भी है और बोलती है, एक्सीलेंट माय लॉर्ड, मुझे लगा नहीं था रेबेका, जो कि इस जगह पर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती है, आपने उसे इतनी आसानी से करप्ट कर दिया। मुझे आपकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। हमारा डीमन लॉर्ड अपनी सेक्रेटरी से बोलता है, मैं तुम्हें चूज करता हूँ। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रिबेका जब अपनी आंखें खोलती है तो प्रिस्टेस बोलती है, फाइनली तुम जाग चुकी हो। रिबेका कहती है, आखिर मैं कहाँ पर हूँ? तो प्रिस्टेस बोलती है, तुम डंजन के अंदर हो। क्या तुम भूल चुकी हो कल यहाँ पर क्या हुआ था? तो वो याद करती है कल क्या हुआ था। फिर वो पूछती है, अब उसके साथ क्या होने वाला है? क्या तुम लोग मुझे अपना गुलाम बनाने वाले हो या फिर मुझे मार दोगे? प्रिस्टेस बोलती है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अब से तुम हमारी साइड पर हो रिबेका, एक ऐसा साथी जिसकी पावर और बॉडी दोनों ही बवाल है। तो प्रिस्टेस को जल्दी से अपने आप से दूर कर देती है। प्रिस्टेस बोलती है, तुम घबराओ मत, डीमन लॉर्ड बहुत ही कमाल के हैं, जल्दी तुम खुद भी अपने आप को रोक नहीं पाओगी उन्हें सर्व करने से। हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं, जो कि बाथ ले रहा था अपने बाथ हाउस में, जो कि सिस्टम ने उसे रिवॉर्ड दिया है। वो कहता है कि यार ये चीज थोड़ी गेम से अलग हो रही है, क्योंकि वहां मैं एनपीसी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता था, बस मुझे ऑप्शन मिलते थे। लेकिन यहाँ पर मैंने अपनी बातों से रिबेका को मैनिपुलेट कर उसे करप्ट कर दिया। यानी इस गेम में डिस्कवर करने को काफी कुछ है। वो अपनी सेक्रेटरी को बुलाता है, जैसे कि उसने वही ड्रेस पहना दिया था जो कि उसे सिस्टम द्वारा मिला था, जिसे अगर तुम देखना चाहती हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वो कहती है डीमन लॉर्ड से, जैसा कि आपने कहा था मैंने इसे वेयर कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसे पहनने का कोई भी फायदा है, क्योंकि ये कुछ कवर करता ही नहीं है। वो कहती है डीमन लॉर्ड से, क्या मैं आपको इनमें अच्छी लग रही हूँ? तो डीमन लॉर्ड कहते हैं, और नहीं तो क्या। फिर उसकी सेक्रेटरी डीमन लॉर्ड को नहलाने में उसकी हेल्प करने लगती है, एंड कुछ ज्यादा ही हेल्प कर रही थी। तो कहती है कि वो बस फॉर्म क्रिएट कर रही है अपने आप को रब कर। ऑफ कोर्स हमारा डीमन लॉर्ड जब बाकी ह्यूमंस को करप्ट कर रहा था तो वो पीछे से सब कुछ देख रही थी। यार उसका माना भी काफी हाई हो चुका है। लेकिन हमारा डीमन लॉर्ड कहता है, मुझसे दूर हटो, आखिर तुम्हें क्या लग रहा है तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मेरी बॉडी का यूज कर रही हो खुद को खुश करने के लिए? तो कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस आपको साबुन लगा रही थी। डीमन लॉर्ड कहता है, तुम्हें अपनी औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर वो उसे वहीं पर खड़े होकर देखने के लिए बोलता है, क्योंकि उसने वहां पर प्रिस्टेस और रिबेका को बुला लिया था, और कहता है सेक्रेटरी से कि तुम बस अब शो देखो। तो जो रिबेका थी वो करप्ट होने के बाद भी अच्छे से करप्ट नहीं हुई थी। प्रिस्टेस कहती है, अब इतना शर्माओ मत, अंदर चलो। तो वो कहती है, आखिर तुम लोग मुझे कितना ज्यादा शर्मिंदा करने वाले हो? प्रिस्टेस कहती है डीमन लॉर्ड से, मुझे लगा नहीं था आप पहले से किसी और के साथ हो। तो डीमन लॉर्ड कहता है, उसकी चिंता मत करो, वो बस हमें देखने के लिए है, यानी हमें ऑब्जर्व करने वाली है। और क्या इसमें मजा नहीं आएगा कि हमारे पास ऑडियंस है अपनी ट्रेनिंग को दिखाने के लिए? डीमन लॉर्ड जानबूझकर उसे इतना ज्यादा परेशान कर रहा है ताकि उसके सेक्रेटरी खुद आकर उससे गिड़गिड़ाए कि प्लीज मेरे साथ ट्रेनिंग करो। तो प्रिस्टेस जो होती है वो होली नाइट को पकड़ लेती है, तो उसको पूरी तरह से करप्ट करने के लिए हमारा एमसी उसके पॉम पॉम के साथ खेलने लगता है। प्रिस्टेस कहती है, क्या वो सिर्फ रिबेका के साथ ही ट्रेनिंग करेगा? वो भी उनके साथ ट्रेनिंग करना चाहती है। उसके बाद ब्रो उनके साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट करता है, एंड वो दोनों काफी झगड़ा भी करती हैं कि अगली बारी किसकी होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो आपस में झगड़ना बंद कर अच्छे से हमारे डीमन लॉर्ड के साथ कोऑपरेट करती हैं। रिबेका का एक पास्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बिशप उससे बोलता है, इतनी रात को भी तुम प्रेयर कर रही हो, मानना पड़ेगा तुम्हारे आसपास के लोगों को तुमसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। एंड उसकी गंदी नजर को देखकर रिबेका कहती है कि हमेशा से कई सारे लोग मुझे उस नजर से देखते थे, इवन कि चर्च के लोग भी। जब भी लोग उसे उस नजर से देखते उन्हें उससे काफी ज्यादा नफरत होती, क्योंकि उसे हमेशा से लगता था उसने अपने आप को गॉडेस को समर्पित कर दिया है। लेकिन प्रेजेंट में वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसे हमेशा के लिए डोमिनेट कर सके। एंड अब वो सच में पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है। डीमन लॉर्ड की दी गई हार्ड ट्रेनिंग की वजह से प्रिस्टेस और रिबेका दोनों का लेवल अप हो जाता है। अब डीमन लॉर्ड अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि वो यहाँ से जा सकती है, हालांकि वो अपने चेहरे पर ऐसे दिखा रही थी मानो उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। जबकि हमारा डीमन लॉर्ड कहता है, भले वो अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन को छुपा सकती है, लेकिन जो सेक्रेटरी की डंजन में बाढ़ आई है वो उसको नहीं छुपा सकती। बंदा सोचता है वो अपना टाइम फालतू वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि फ्यूचर में कई सारे एनिमीज आने वाले हैं जिसके लिए उसे प्रिपरेशन करना होगा। सिस्टम क्वेस्ट बताता है कि वॉरियर और सेज ने कुछ डिस्टरबेंस नोटिस किया है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा हो सकता है वॉरियर तुम्हें नोटिस कर तुम पर अटैक करते हैं।
वॉरियर्स डीमन लॉर्ड के नेचुरल एनिमीज हैं, खासकर तुम्हें उनसे केयरफुल रहना होगा। ऐसा करने पर उसे रिवॉर्ड में एस रैंक का आइटम मिलेगा। हाँ, तो ये सेज कौन है? ये असलन किंगडम का एक वॉरियर है जो कि ऑफकोर्स फीमेल ही होने वाली है, जो कि हमारे डीमन लॉर्ड ने सोचा था उससे कहीं जल्दी अपेयर होने वाली है। लेकिन अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गेम खेलते टाइम बंदा उसे हंड्रेड्स ऑफ टाइम फेस कर चुका है एंड इस बार भी वो उसे करप्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे प्रोटैगनिस्ट का लेवल 17 हो चुका है और अब वो वॉरियर हंट स्टार्ट करने वाला है। हाँ, तो हमारा डीमन लॉर्ड शायद से मायर सिटी के चर्च में आ चुका था जहाँ पर वो हाई रैंक के क्लेरिक के ऊपर बैठा होता है, उसे ऐसे चेयर यूज कर रहा था। बोलता भी है ये चेयर तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, क्या तुम श्योर हो सच में हाई रैंक की क्लेरिक है? रिबेका बोलती है माफ करना, लेकिन इस जगह पर ये सबसे बेस्ट है जो आपको ऑफर किया जा सकता है। अगर आपको ये चीज पसंद नहीं आई है तो मैं इसे यहीं पर खत्म कर देती हूँ। डीमन लॉर्ड बोलता है कोई बात नहीं। तभी प्रिस्टेस आती है जिसने कि डीमन लॉर्ड के कहने पर चर्च का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है एंड इवन की कई सारी फीमेल्स को वहां पर लेकर आ चुकी थी जिनको हमारे डीमन लॉर्ड करप्ट कर सके। तो आखिर हमारा डीमन लॉर्ड ये क्यों कर रहा है? असल में तुम्हारा डंजन जितना ज्यादा फेमस होगा उतने ही ज्यादा पावरफुल एडवेंचरर वहां पर आएंगे। तो हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी डंजन की रेपुटेशन इस तरह से बना रहा है कि लोगों को लगे कि वहां पर नॉर्मल से मॉन्स्टर जो कि फीमेल्स को करप्ट करते हैं। हम कुछ वॉरियर्स को देखते हैं जो कि डंजन के अंदर आ चुके थे। ये अपने साथी से कहती है कहीं तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करने का तो नहीं सोच रहे हो? तो ये बंदा कहता भी ये मजाक मत करो, वैसे भी इस डंजन की रेटिंग काफी ज्यादा लो है, तो हम जल्दी से इसे एक्सप्लोर करते हैं और इसे खत्म करते हैं। हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ पर वो दोनों आपस में ट्रेनिंग कर रहे थे और बताया जाता है कि बाहर एक रूमर चल रहा है अगर तुम इस डंजन के इस रूम में आते हो तो बिना ट्रेनिंग करे तुम यहाँ से जा नहीं सकते। इस रूमर के फैलने के बाद कई सारे एडवेंचरर्स बस आते और डंजन का ये वाला रूम यूज कर वहां से चले जाते। डीमन लॉर्ड जो कि सिर्फ हाई लेवल की वॉरियर्स को करप्ट करता है एंड जो मेल्स आते थे उनको तो वो एक्सपीरियंस के लिए मार देता था एंड उसने अपने डंजन के डीप में मॉन्स्टर्स और ट्रैप बिछा रखे हैं। ये सब कुछ फ्लैशबैक चल रहा था उन दिनों का जो कि स्किप कर दिए गए थे। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो मिड सिटी में है जिस पर कि वो कब्जा करने का प्लान बना रहा है। डीमन लॉर्ड प्रिस्टेस और रिबेका से कहता है कि क्या तुम लोग अपने नए कॉमरेड से मिलना चाहते हो? तो वो लोग भी कहते हैं यस लॉर्ड, हम मिलना चाहते हैं। डीमन लॉर्ड बोलता है चलो तो फिर इस सिटी पर कब्जा करना स्टार्ट करते हैं। अगले सीन में उन सभी वॉरियर्स के बीच में हमारा डीमन लॉर्ड खड़ा होता है, कहता भी है रिलैक्स हो जाओ यार, घबराओ मत, मैं तुमसे फाइट नहीं करने वाला, मैं बस यहाँ पे तुम्हारे लीडर से बात करना चाहता हूँ। तो वहाँ पर मिस फेडरिका नाम की औरत आ चुकी थी जो कि सातसेन की लीडर है। तो वहाँ जैसा डीमन इस सिटी में खुला घूम रहा है। सभी लोग बोलते हैं मिस फेडरिका आ चुकी है यानी हम लोग बच जाएंगे। ये एक क्लास की एक हाफ ड्रैगन नाइट है जिससे कि हमारा डीमन लॉर्ड करप्ट कर अपनी टीम में लेना चाहता है। कहती है डीमन लॉर्ड से तुम हंस रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारे साथ अब क्या होने वाला है, चलो देखते हैं क्या तुम मेरा सामना कर भी पाओगे। वो हमला करती है जिससे हमारा डीमन लॉर्ड बच जाता है। बोलती है मानना पड़ेगा क्योंकि काफी सारे लोग मेरे हमले के बाद रिएक्ट भी नहीं कर पाते, लेकिन जो भी हो फिर भी तुम मुझसे काफी ज्यादा वीक हो। बाकी सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं कि उसने डीमन लॉर्ड को डोमिनेट कर दिया है। फेडरिका का लेवल दिखाया जाता है जो कि 22 है, यानी हमारे एमसी से तो ज्यादा है क्योंकि उसका बस 17 है। लेकिन लाडले डीमन लॉर्ड है, फेयर फाइट थोड़ी करता है। आ जाती है रिबेका वहाँ पर नाटक करने के लिए। तो कहती है रिबेका द होली नाइट यहाँ पर आ चुकी है तुम सभी लोगों को बचाने के लिए। लेकिन फेडरिका नोटिस कर लेती है कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। डीमन लॉर्ड कहते हैं तो तुमने नोटिस कर लिया, वो मेरी सर्वेंट बन चुकी है। काफी सारे लोग हैं जो ये चीज नोटिस नहीं कर पाते। तो अब बताओ क्या तुम हम दोनों का एक साथ सामना कर पाओगी? और अगर तुम नहीं चाहती बाकी सारे लोग भी इस फाइट में इन्वॉल्व हो तो चुपचाप हमारे पीछे पीछे आओ, और मुझे इंतजार करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। अब वो लोग लेकर उसको आ चुके थे। प्रिस्टेस कहती है मुझे पता था आप इसको यहाँ पर लेकर आ जाओगे। फेडरिका कहती है अगर फेयर फाइट होती तो मैं आराम से जीत जाती, तुम घटिया कमीने लोग। डीमन लॉर्ड बोलता है शांत रहो, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो अभी मैंने इसको अच्छे से करप्ट नहीं किया है, तो चलो इसको अच्छे से करप्ट कर देते हैं। दोनों बंदियां बोलती है जब हम करप्ट हुए थे तो मजा आ गया था, लेकिन जब फेडरिका को करप्ट होते हुए देखेंगे तो उसमें लगी मजा आएगा। फेडरिका गुस्से में बोलती है तुम लोग आखिर मेरे साथ क्या करने वाले हो? उस पर जो चेन्स लगी होती हैं उन्हें बड़ी आसानी के साथ हटा देती है। डीमन लॉर्ड बोलते हैं हमें मारने से किसी का कोई फायदा नहीं होगा, क्यों ना हम आपस में कम्पीट कर लेते हैं। जो सुनकर फेडरिका काफी खुश हो जाती है, बोलती है आखिर तुम किस तरह से कम्पीट करना चाहते हो? हमारा डीमन लॉर्ड बोलते स्पेशल ट्रेनिंग कर। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। डीमन लॉर्ड बोलता है रूल सिंपल से हैं, जो पहले खुश हो गया वो हार जाएगा एंड इसमें 3 राउंड्स होंगे। फेडरिका बोलती है मैंने कभी भी इस तरह के कंपटीशन के बारे में नहीं सुना, यानी कि उसका पहली बार है। डीमन लॉर्ड बोलता है क्या तुम डर चुकी हो? मुझे तो लगा था तुम एक हाफ ड्रैगन हो तो तुम्हें डर नहीं लगता होगा। प्रिस्टेस और रिबेका भी बोलती है यस माय लॉर्ड, ये तो कुछ ज्यादा ही डरपोक निकली, इतना काफी होता है फेडरिका का ईगो हर्ट करने के लिए। एंड वो मान जाती है
एंड इस कंपटीशन के दौरान रेबेका पीछे से उसकी पूंछ काट देती है। तो वो लोग हंसते हुए कहते हैं ये चीज़ उनके कंपटीशन के बीच में आ रही थी और वैसे भी तुम इसे दोबारा ग्रो कर सकती हो, तो इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो। डीमन लॉर्ड बोलता है तुम्हें लोग हीरो बुलाते हैं और तुम बस एक टेल के कटने से इतना ज़्यादा फड़फड़ा रही हो। हमारा डीमन लॉर्ड बोलता है तुम कंपटीशन के बीच में आखिर कैसे बेहोश हो सकती हो, क्या तुम्हारे अंदर हीरो होने का कोई प्राइड नहीं है। फेड्रिका उन सभी लोगों को याद करती है जो उसे हीरो मानते हैं और उस पर काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं, जिसके लिए वो इस तरह से हार नहीं मान सकती। डीमन लॉर्ड बोलता है तुम तीनों राउंड हार चुकी हो, लेकिन अभी भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो डीमन लॉर्ड बोलता है क्या तुम्हें दूसरा चांस चाहिए, इसके लिए तुम्हें हीरो की पोजीशन छोड़कर मेरा साथी बनना होगा। लेकिन शायद से वो अभी भी इसके लिए तैयार नहीं थी। तो डीमन लॉर्ड उसे पंच मारते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है जिन ह्यूमंस के लिए तुम ये कर रही हो वो तो तुम्हें बचाने के लिए भी नहीं आए। उसकी बातों को सुनकर जो फेडरिका होती है वो उसको फॉलो करने के लिए मान जाती है। सिस्टम द्वारा बताया जाता है कि तुम्हें अभी और भी मेहनत करनी होगी उसे करप्ट करने के लिए। फेडरिका का पास्ट दिखाया जाता है क्योंकि वो एक हाफ ड्रैगन होती है, तो ड्रैगन की नज़रों में वो काफ़ी डिस्गस्टिंग थी। कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, इवन कि ह्यूमंस भी उससे डरा करते थे। खुद को सर्वाइव करवाने के लिए उसने अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया। फिर उसने काफ़ी सारे बिस्टों को मारना स्टार्ट किया, जिसके बाद लोग उसे हीरो बुलाने लगे। एंड जाने कब से वो बस हीरो बनने का एक्ट कर रही थी। वो भूल गई थी कि उसे भी कोई ऐसा चाहिए जो उसे डोमिनेट कर सके। सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है अपना क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए। एंड जो फेडरिका होती है उसका भी लुक चेंज हो जाता है। अपनी टीम में A+ रैंक के कैरेक्टर आने पर डीमन लॉर्ड खुश हो जाता है। अगला सीन सिटी का दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे और ये लोग टावर पे खड़े थे। फेडरिका बोलती है कि इन डीमंस का कोई भी इरादा नहीं है आप लोगों को परेशान करने का, और मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ। वो सभी लोग भी हैरान होते हैं कि यार कुछ भी बोलो, है तो ये लोग डीमंस ही, आखिर हम लोग इन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन हीरो ने इस बात की गारंटी ले ली है, यानी कि हम भरोसा कर सकते हैं। फेडरिका बोलती है मास्टर जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया है, लेकिन साथ ही हमारा डीमन लॉर्ड फिंगर जुत्सु टेक्निक यूज कर रहा था। फेडरिका बोलती है क्या होगा लॉर्ड अगर बाकी सब लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर आप फिंगर जुत्सु टेक्निक यूज कर रहे हो। डीमन लॉर्ड बोलता है तुम बस अपना काम करो। तभी हम एक सस्पिशियस बंदी को देखते हैं जो कहती है मुझे कोई भी सस्पिशियस मैजिक महसूस नहीं हो रहा, लेकिन मैं समझ पा रही हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है शायद से वही सेज है जो अपेयर होने वाली थी। एंड फिलहाल के लिए वो एक सही समय का इंतजार कर रही है। आखिर जो डीमन लॉर्ड है वो इतना ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहा है। आई मीन वो डायरेक्ट भी तो कब्जा कर सकता है क्योंकि उसकी टीम में फेडरिका भी आ चुकी है। हाँ तो बताया जाता है तुम्हारी रेपुटेशन जितनी ज्यादा खराब होगी लोग तुम्हारे खिलाफ उतना ज्यादा रिबेलियन करेंगे, साथ ही वॉरियर एंड हीरो के अपेयर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। असल में सिस्टम का एल्गोरिथम है ताकि तुम्हारा जल्दी से गेम ओवर किया जा सके। हमारे प्रोटैगनिस्ट को दिखाया जाता है जो कि उस सिटी के लॉर्ड के सामने था और जो फेडरिका थी वो उसे माउथ जुत्सु कर रही थी। वो सभी लोग हैरान हो गए थे, साले तुम हमारे लॉर्ड के सामने क्या कर रहे हो। डीमन लॉर्ड बोलते शांत हो जाओ बे, देखो मैं यहाँ पे कुछ भी परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता, बस ये फेडरिका है जो बिना एक्सकेलिबर के रह नहीं सकती। वो सभी लोग वहीं पर बेचारे खड़े होकर देख रहे थे, आखिर बोले भी क्या। डीमन लॉर्ड बोलता है तुमने मुझे इन सबके सामने काफी शर्मिंदा कर दिया है, अब चलो जल्दी से माफी मांगो। तो कहती है सभी लोग मुझे माफ कर दो। डीमन लॉर्ड उन लोगों से कहता है तुम लोग चाहो तो ट्रेनिंग कर सकते हो इसके साथ। हालांकि वो लोग करना चाहते थे पर BC मना कर देते हैं। डीमन लॉर्ड बोलता है कोई बात नहीं, तुम लोग फेडरिका की हेल्प नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं ही कर देता हूँ। एंड ये लोग जो अपना काम करके बाहर निकलते हैं तो काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहे थे। अब ये लोग भी बोलते हैं आखिर हम इस मॉन्स्टर का सामना कैसे करेंगे। एक बंदा सजेस्ट करता है कि उन लोगों को किंग के साथ कांटेक्ट करना चाहिए, उन्हें बताना होगा कि जो फेडरिका है वो करप्ट हो चुकी है और डीमन लॉर्ड यहाँ पर सिटी पर कब्जा करता जा रहा है, जो सुनकर किंग जो है पक्का से मदद भेजेगा। लेकिन आखिर ये बात किंग तक पहुँचाएगा कौन। तो वो लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, हम लोगों ने इसके लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट ढूंढ लिया है, जो कि और कोई नहीं हमारी रिबेका थी। मतलब इन लोगों को बस रिबेका ही मिली थी। तो वो लोग कहते भी है हम नाइट लॉर्ड रिबेका पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ये पक्का से हमारा काम कर देगी। हाँ तो वो रिबेका को लेटर देते हैं जिसमें उसके सभी काले चिट्ठे लिखे होते हैं और कहते हैं कि इसे किंग तक पहुंचा देना। रिबेका बोलती है चिंता मत करो, इसे मैं किंग तक जरूर से पहुंचा दूंगी। लेकिन अगले सीन में वो लेटर हमारे डीमन लॉर्ड के हाथ में होता है। रिबेका बोलती है उन गधों को सच में लगा कि मैं उनके साथ हूँ। डीमन लॉर्ड बोलते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि तुमने अपना पुराना आर्मर पहना हुआ है तो वो तुम पर आखिर भरोसा क्यों ना करें। फिलहाल के लिए बस प्रिटेंड करो कि तुम उनकी हेल्प कर रही हो। रिबेका बोलती है ठीक है, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब वो आपकी इंसल्ट करते हैं। तो डीमन लॉर्ड मना कर देता है कि जब तक वो लोग वॉरियर का सामना नहीं कर लेते उन्हें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना है। डीमन लॉर्ड सोचता है कि वॉरियर का सामना करने के लिए उसे रिबेका और प्रिस्टेस का लेवल अप करवाना होगा, खासकर प्रिस्टेस का। डीमन लॉर्ड ने प्रिस्टेस के लिए कुछ स्पेशल प्रिपेयर किया है। वो अपने सेक्रेटरी को बुलाता है
जो कि चर्च की बाकी क्लेरिक्स को लेकर आ चुकी थी। हमारा जो डीमन लॉर्ड है इन क्लेरिक्स का यूज कर कर अपने प्रिस्टेस का लेवल अप करवाना चाहता है। डीमन लॉर्ड एक लड़की की ओर इशारा करते हुए बोलता है, क्या तुम उसको जानती हो? तो प्रिस्टेस बोलती है हाँ, क्योंकि वो उसके बचपन की दोस्त है। अब जो डीमन लॉर्ड होता है उसके साथ ट्रेनिंग करने लगता है उन सबके सामने। वो सारी क्लेरिक्स भी देख रही होती है आखिर एक सेंटेंस कैंडिडेट इस तरह से कैसे बिहेव कर सकती है। ये तो R&D निकल गई। उसके बचपन की दोस्त कहती भी है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। जरूर से इस बेकार से डीमन ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है। डीमन लॉर्ड की इंसल्ट सुनकर जूलिया उसे गले से बाइंड कर लेती है, जबकि डीमन लॉर्ड बोलता है उसे छोड़ दो। फिर वो प्रिस्टेस की दोस्त से कहता है, मुझे पता तुम अपनी फ्रेंड को बचाना चाहती हो, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, इसलिए मैं तुम्हें अपने फ्रेंड को बचाने का एक चांस दे रहा हूँ। अपनी एनर्जी को यूज करो इसे प्यूरिफाई करने के लिए, हो सकता है इससे जो करप्ट हुई है वो ठीक हो जाए। असल में डीमन लॉर्ड इनका बस काट रहा है ताकि वो प्रिस्टेस का लेवल अप करवा सके। अब प्रिस्टेस की जो दोस्त होती है बाकी क्लेरिस को मनाने लगती है, और वैसे भी वो एक सेंटेंस कैंडिडेट है जिसे वो इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। वो सभी लोग ऐसे ही करते हैं, अपनी डिवाइन एनर्जी प्रिस्टेस को देने लगते हैं ताकि उसे प्यूरिफाई कर सके। लेकिन उस सारी एनर्जी को हमारा डीमन लॉर्ड करप्ट करता जा रहा था, जिससे उसका लेवल अप हो जाता है। डीमन लॉर्ड कहता भी है ये तो बस लगभग प्यूरिफाई हो ही गई थी। प्रिस्टेस की फ्रेंड कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, अगली बार मैं उसे पक्का से बचा लूंगी। वो जो होती है फिर से अपनी एनर्जी उसे देने लगती है ताकि उसे बचा सके। वो काफ़ी ट्राई करती है प्रिस्टेस को होश में लाने के लिए, बट ऐसा नहीं होता। अब उनकी अल्टीमेट स्पेशल ट्रेनिंग को देखकर उन सभी क्लेरिस का भी माना हाई होने लगता है। प्रिस्टेस की जो फ्रेंड होती है वो बोलती भी है तुम लोग आखिर क्या कर रही हो, फिंगर जुत्सु क्यों कर रही हो? प्रिस्टेस को वो एबिलिटी मिल चुकी थी जिससे कि वो किसी का भी ब्रेन वॉश कर सकती है। तो अपनी फ्रेंड के पास आती है और उसे डीमन लॉर्ड को ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन पता नहीं क्यों उसके फ्रेंड पर ये काम नहीं करता। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो बाकी सारी क्लेरिक्स पर उसका ये ब्रेन वॉश काम कर चुका था। डीमन लॉर्ड उसके पास आता है, तो मेरे ट्रैप में गिर चुकी हो, क्योंकि जैसे प्रिस्टेस का लेवल 20 हुआ उसे एक नई स्किल मिली जिसे ब्रेन वॉश कहते हैं, जिससे कि वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकती है। अब ब्रेन वॉश की वजह से सारी क्लेरिक्स जो होती हैं वो प्रिस्टेस की फ्रेंड को पकड़ लेती हैं। फिर डीमन लॉर्ड प्रिस्टेस की फ्रेंड और बाकी सारी क्लेरिक्स को करप्ट कर देता है। करप्ट होने के बाद वो सारी क्लेरिक्स अब हमारी प्रिस्टेस की फॉलोअर्स बन चुकी हैं। सिस्टम बोलता है माय सिटी तुम्हारे अंडर आ चुकी है और गेम तुम्हें रिवॉर्ड में बोनस दे रहा है, क्या तुम इस बोनस को एक्सेप्ट करोगे या फिर डिनाई? तो डीमन लॉर्ड एक्सेप्ट करता है। रिवॉर्ड में उसे एक बॉक्स मिला होता है जिसकी हेल्प से वो कोई डायमेंशन क्रिएट कर सकता है, जिसका यूज तुम सिर्फ 3 बार कर सकते हो। उसके बाद वो प्रिस्टेस को अपने काम करने के लिए कहता है। प्रिस्टेस बोलती है मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं सिटी के लॉर्ड को, जिसके पास एक मैसेंजर आकर बोलता है क्या रिसेंटली यहाँ पर कोई डीमन आया था, जिस पर मायर सिटी का जो लॉर्ड होता है मना कर देता है। अगर सच में यहाँ पर डीमन लॉर्ड आया होता तो क्या हमारे लोग इतनी आसानी से यहाँ पर रह रहे होते हैं? मायर सिटी पूरी तरह से सेफ है, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम लोग खुद तुमसे हेल्प मांग लेंगे। मैसेंजर बोलता है तो हो सकता है यहाँ पर कोई हिडन डेंजर हो। लॉर्ड बोलता है बस बहुत हो गया। ऐसे ही उस पर हंसना स्टार्ट कर देते हैं। फिलहाल के लिए वो अपने थ्रोन से उठता है, जिस थ्रोन के पीछे हमारा डीमन लॉर्ड बैठा था। बोलता है कि वो मैसेंजर यहाँ से जा चुका है। डीमन लॉर्ड बोलता है तुमने काफी अच्छी एक्टिंग करी, असल में प्रिस्टेस की हेल्प से उसने उन सभी को मैनिपुलेट कर दिया है। वो वॉरियर तो कभी सोच भी नहीं सकती कि मायर सिटी ऑलरेडी मेरे कब्जे में आ चुकी है। फिर हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर वो अकेला बैठा होता है और काफी ज्यादा बोरिंग हो रहा था, क्योंकि जूलिया और रिबेका को तो उसने अपनी डंजन में भेज दिया है उसको गार्ड करने के लिए, वहीं फेडरिका और प्रिस्टेस को बाकी सिटी में, ताकि उन पर भी कब्जा किया जा सके। प्रिस्टेस का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर बोलती है अपने आप से दूर करने की बजाय बोल दीजिए कि मैं मर जाऊं। डीमन लॉर्ड बोलता है जब तुम वापस लौटोगी तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दूंगा, जो सुनकर प्रिस्टेस फाइनली वहां से जाने के लिए मान जाती है। हो सकता है कि वो जल्दी वॉरियर सेल्स को हरा दे बिना किसी दिक्कत के। जब वो इस पूरे कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लेगा तो फाइनली वो वापस जा सकता है। प्रिस्टेस वहां से खुश होकर चली जाती है। डीमन लॉर्ड सोचता है कि मेरे मन में उसके लिए अटैचमेंट आ चुकी है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर उसके ऊपर कोई अटैक करता है। वहाँ पर 2 रॉयल मैजिशियंस आ चुकी थी डीमन लॉर्ड के एल लगाने के लिए, जो कि अपनी पावर्स को कंबाइन कर अटैक कर रही थी। दोनों ए रैंक की रॉयल मैजिशियंस हैं, दोनों का लेवल 16 है, ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन तुम इन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये दोनों कमी नहीं कुछ ज्यादा ही चालाक है। साली जब अटैक करती हैं जब तुम्हारा ध्यान ना हो। लेकिन आखिर ये लोग साली यहाँ कहाँ से गई? मेरे तो एल लग गए, क्योंकि जितनी मेरी औकात है मैं इनके सामने टिक नहीं पाऊंगा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इन लोगों को तो यार आना नहीं चाहिए था इस टाइम पर। सिस्टम बोलता है बेटे तुझे क्या लगा था ये गेम कोई मजाक है?
अगर तेरे जैसा लुल्लू पुल्लू इस गेम को इजीली जीतने लगा तो फिर तो तू है ऐसे गेम में, चुपचाप इनको फाइट में हरा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा, और अगर जीतते हो तो बदले में तुम्हें बाबा जी का ठुल्लू कुछ भी नहीं मिलेगा। डीमन लॉर्ड बोलता है, बीसी ये क्या चल रहा है? अब ये वाली लड़की बोलती है, तुम तो कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो। तो ये वाली बोलती है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ, इसी बंदे ने फेडरिका को करप्ट कर दिया था, इसलिए हम अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते। कीना और रेली जो होते हैं वो डीमन लॉर्ड की ओर फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर रेली आइस पावर का यूज करती है तो वहीं पर कीना फायर पावर का। इन लोगों का लेवल डीमन लॉर्ड से कम है, तो आखिर डीमन लॉर्ड की इनकी आगे क्यों फट रही है? असल में दोनों जो कंबाइन कर अटैक करते हैं तो इनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे के अटैक को चार्ज कर रही थी, जिसके सामने हमारा डीमन लॉर्ड टिक नहीं पा रहा था। फिर वो सोचता है कि उन्हें उनके बीच का डिस्टेंस कम करना होगा। वो जल्दी से कीना के काफी क्लोज आ जाता है, ये सोचकर कि जो मेज होते हैं वो पास का अटैक ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो रेली होती है वो अपने आइस मैजिक से कीना को प्रोटेक्ट कर लेती है। उसने कीना को कहा भी था कि वो अपना गार्ड डाउन न करे, जिसके बाद कीना भी डीमन लॉर्ड पर अटैक करती है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर वो एक के बाद एक धमाके करना स्टार्ट कर देती है हमारे डीमन लॉर्ड पर, जिससे उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। अगर उसे थोड़ा और टाइम मिलता तो वो स्ट्रॉन्ग बनकर इनको आराम से हरा सकता था, लेकिन ये लोग थोड़े जल्दी अपेयर हो चुके हैं। वो लोग उसकी बार बार बैंड बजाए जा रहे थे। अब डीमन लॉर्ड भले अटैक करे या फिर डिफेंस करे, दोनों ओर से उसकी हार पक्की है। आखिर वो इनके खिलाफ जीतेगा कैसे? अब डीमन लॉर्ड अपनी असली पावर दिखाता है। वो जल्दी से रेली की ओर आगे बढ़कर उसके कपड़े फाड़ देता है। अब इससे पहले कि वो और कुछ करता, वो असली रेली थी नहीं, वो तो बस उसका क्लोन होता है, जबकि असली रेली वहीं पर साइड में होती है और उस पर अटैक कर कर उसको आइस में जमा देती है। रेली ने इसके लिए अपना काफी ज्यादा माना इस्तेमाल कर लिया होता है। उसके बाद कीना अपने फ्लेम एरो से अटैक करती है। डीमन लॉर्ड सोचता है, मुझे और ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए था, अब तक मैं बस थोड़ा लकी था। उससे अपनी प्रिस्टेस की याद आती है, जिसने जाते टाइम कहा था कि जल्दी मिलेंगे। वो कहता भी है, मैं इस तरह से इनके सामने मर नहीं सकता। तभी बंदा अपना वही क्यूब निकाल लेता है जो कि उसे रिवॉर्ड में मिला था, जिसका यूज कर कर वो अपनी इच्छा से किसी भी तरह का डायमेंशन क्रिएट कर सकता है। तो कीना को लेकर अपने डायमेंशन में आ जाता है। एंड अब जो कीना होती है वो अकेली हो चुकी है। तो डीमन लॉर्ड बोलता भी है, तुम बिना अपने साथी के मेरे सामना नहीं कर सकती। तो बोलती, इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। हाँ, तो डीमन लॉर्ड बड़ा होशियार था, क्योंकि ये जो कीना है ये फायर अटैक करती है और वो उसको लेकर आइस वाली जगह पर आ चुकी थी, जिस वजह से कीना की पावर हाफ हो चुकी थी। वो अपने टेंटिकल्स के साथ उसे पकड़ लेता है। वो वहाँ पर उसके पॉम पॉम के साथ खेलने लगता है और बोलता है, तुम्हारी जैसी लड़कियां बस दूसरों पर डिपेंड रहती हैं और खुद जाकर छिप जाती हैं। तुम बिना अपने साथी के कुछ भी नहीं हो। असल में वो उसे मेंटली वीक करने का ट्राई कर रहा था, ताकि उसे और भी इजीली करप्ट किया जा सके। वो उसे काफी तरीके से परेशान करता है। जब वो उसे माफी मांगती है तो वो उन टेंटिकल्स को हटा देता है। लेकिन जो कीना थी वो बिल्कुल भी बाज नहीं आई थी। वो डीमन लॉर्ड पर स्नीक अटैक करती है और वहां से भाग जाती है। डीमन लॉर्ड बोलता है, इसे क्या लगता है यहाँ से भाग सकती है? कीना वहां से भागते हुए बोल रही थी, मैंने बस उसे लगने दिया जैसे वो जीत चुका है, ताकि मुझे भागने का मौका मिल सके। ये कितना ज्यादा बेइज्जती वाला सीन था कि मुझे उससे माफी मांगनी पड़ी। साथ ही वो ये भी सोच रही थी कि एक बार वो बस रियल वर्ल्ड में पहुंच जाए, फिर वो डीमन लॉर्ड को बहुत ज्यादा टॉर्चर करेगी। एंड क्योंकि ये पूरी जगह डीमन लॉर्ड ने क्रिएट की थी, तो आखिर वो उससे बचकर कैसे भाग सकती है? वो इस जगह को कंट्रोल कर सकता था। इस बार डीमन लॉर्ड उसे बिना करप्ट करे भागने नहीं देने वाला था। बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर रेली बोलती है, ये तो एक डायमेंशनल मैजिक है, और उसके अटैक्स इस पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। तभी वहां से डीमन लॉर्ड बाहर आता है। रेली उससे बोलती है, तुमने आखिर कीना के साथ ही क्या किया है? हम कीना को देखते हैं, जो कि फिलहाल पूरी तरह से होश खो चुकी थी। ये देखकर कीना की दोस्त को काफी गुस्सा आता है। हाँ, तो क्योंकि तुम्हें याद होना चाहिए, एक सब डायमेंशन को क्रिएट करने से पहले इसने हमारे एमसी को आइस में जमा दिया था, जिसकी वजह से इसका माना लगभग खत्म हो गया था। तो हमारे डीमन लॉर्ड बोलता भी है, तुम मुश्किल से खड़ी हो पा रही हो और तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा दोगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी दोस्त को हर्ट ना करूं, तो चुपचाप सरेंडर कर दो। तो अपना वेपन गिराकर सरेंडर कर देती है। बोलती है कि तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, बस तुम कीना को यहाँ से जाने दो। अब डीमन लॉर्ड इस मौके को आखिर कैसे छोड़ने वाला था? एमसी जो होता है उसको काफी टॉर्चर करने वाला है, बट उस टॉर्चर में पेन नहीं होगा। कीना उसके पास आती है और बोलती है, तुम ठीक तो हो? ये बोलती है, हमने इसको अंडर एस्टिमेट कर दिया है। रेली बोलती है कीना से, हमें जैसे तैसे यहाँ से बचकर जाना होगा और वॉरियर के साथ हाथ मिलाना होगा, तभी हम इस डीमन को हरा सकते हैं। कीना उससे बोलती है, तुम मुझ पर भरोसा करो, हम हमेशा साथ रहेंगे, कि तुम्हें बस मेरे लिए टाइम बाय करना होगा, कि उसे बस 3 दिन की जरूरत है अपना अल्टीमेट मैजिक प्रिपेयर करने के लिए। तो रेली कहती भी है, तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें टाइम बाय करके दूंगी। तो रेली को 3 दिन तक होल्ड करना होगा उसके लिए टाइम बाय करने के लिए।
लेकिन डीमन लॉर्ड का टॉर्चर कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुका था। अब कीना के लिए टाइम बाय करने के लिए वो डीमन लॉर्ड के सामने ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करती। डीमन लॉर्ड बोलता है कितना अजीब है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर वो डीमन लॉर्ड के साथ ट्रेनिंग करने लगती है। डीमन लॉर्ड बोलते हैं आखिर तुम्हारा ईगो कहाँ पर चला गया, जबकि वो बोल रही थी बस आज के दिन और मुझे होल्ड करना है, उसके बाद इस डीमन की खैर नहीं। एंड डीमन लॉर्ड के इस कैलिबर का सामना करते हुए वो पूरी तरह से क्रेजी हो चुकी थी। 3 दिन पूरे हो चुके थे तो बोलती है मैं जीत चुकी हूँ, क्योंकि कीना वहाँ पर आ चुकी थी। तो उसे लगता है कि अब ये लोग उसे हरा देंगे और हम लोग बस टाइम बाय कर रहे थे अपने मैजिक को प्रिपेयर करने के लिए। हम दोनों पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं, अब तो तू गया बेटे। वो कीना से कहती है दिखाओ कि इन 3 दिनों में तुमने क्या प्रिपेयर किया है। वो बोलती है ऑफ कोर्स ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगा, लेकिन उल्टा रेली पर अटैक कर देती है क्योंकि वो ऑलरेडी अपने आप को डीमन लॉर्ड को सबमिट कर चुकी है। रेली पूछती भी आखिर ये कब हुआ, तो वो बोलती है शुरू से, जब वो डायमेंशन में गई थी तभी उसने उसे सबमिट कर दिया था। कीना रेली से भी बोलती है मुझे पता है तुम काफ़ी अच्छी साथी बनोगी, बताओ दोस्त ने दोस्त की लंका लगा दी। रेली ने उस पर कितना ट्रस्ट किया था कि बस 3 दिन होल्ड करना है, उसके बाद उसके साथ मिलकर डीमन लॉर्ड को हरा देंगे। बट एंड टाइम पे पता चलता है कि वो तो डीमन लॉर्ड को ज्वाइन कर चुकी है एंड वो दोनों मिलकर अब इसको भी ज्वाइन करवाने वाले हैं। इन दोनों का फ्लैशबैक बताया जाता है जहाँ पर कीना रेली से कहती है कि तुम मैजिक टावर भी तो जा सकती हो, तो आखिर तुम इस छोटे से किंगडम में क्यों काम कर रही हो। तो रेली ने कहा था कि एक बेहतर मैजिशियन बनने के लिए तुम्हें मैजिक टावर में जाने की जरूरत नहीं है। फिर वो उस किंगडम के लोगों को दिखाते हुए बोलती है कि ये जगह मैजिक टावर से कहीं ज्यादा बेहतर है, यानी कि वो दिल की काफी अच्छी है जो बस लोगों की मदद करना चाहती है। उसकी बात सुनकर कीना कहती है क्योंकि तुम टैलेंटेड हो, बिना मैजिक टावर जाए भी तुम अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हो। अब आखिर मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पर रहूंगी। एंड कीना भी फिर उसके साथ यहीं पर रुकने का डिसाइड करती है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो दोनों रेली को करप्ट कर रहे होते हैं। टाइम स्किप होता है और इन सभी लोगों को एक साथ दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन लॉर्ड सोचता है कि उसके पास अब इतने लोग हो चुके हैं कि वो वॉरियर का सामना कर सके, लेकिन उस वॉरियर को यहाँ पर बुलाना होगा और ये काम वो रेली को देता है ताकि वो उस वॉरियर को यहाँ पर लेकर आ सके। उसके जाने के बाद सेक्रेटरी कहती है क्या हम लोग इस पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से करप्ट नहीं हुई है। फ्लैशबैक दिखाया जाता जहाँ पर रेली डीमन लॉर्ड से बोलती है कि वो उसे कभी भी माफ नहीं करेगी, वो अपना बदला उससे लेकर रहेगी। तो डीमन लॉर्ड बोलता है भूलो मत, तुम्हारी दोस्त मेरे पास है, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो तो गई काम से। यानी कि हमारे डीमन लॉर्ड के पास उसकी दुखती नस है, जब तक के लिए उसके पास कीना है रेली उसे धोखा नहीं दे सकती। आप तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक निकल गए डीमन लॉर्ड। डीमन लॉर्ड बोलता है अब जल्दी से हम वॉरियर को टेक डाउन करने वाले हैं, फिर मैं देखूंगा कि आखिर उसका टेस्ट कैसा है। सुबह जब डीमन लॉर्ड की नींद खुलती है तो उसकी नींद खुद नहीं खुली थी, तो वहां पर कीना, प्रिस्टेस, रिबेका, फेडरिका कुछ तो कर रही थी जिसकी वजह से डीमन लॉर्ड की नींद खुल जाती है। प्रिस्टेस और रिबेका कुछ ज्यादा ही ग्रीडी हो रही थी तो कीना नाराज हो जाती है कि तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही ग्रीडी हो। तो वो लोग बोलते हैं हमने लॉर्ड के लिए काफी कुछ किया है तो वो हमें बिलोंग करते हैं। डीमन लॉर्ड बोलता है तुमने क्या कहा कि मैं तुम्हें बिलोंग करता हूँ, तुम लोग कुछ ज्यादा सर पे चढ़ रही हो, ऐसे दिखा रही हो जैसे तुम लोग मेरी ओनर हो, असल में मैं तुम्हारा ओनर हूँ। फिर वो उन्हें साबित भी कर देता है। सीन आता है किंग की ओर जहाँ पर उसे पता चलता है कि डीमन लॉर्ड ऑलरेडी मैड सिटी पर कब्जा कर चुका है और उन लोगों को अब जाके पता चल रहा है। किंग ने रिक्वेस्ट की बाकी सारे टेरिटरीज के लॉर्ड को ताकि वो लोग उस डीमन लॉर्ड को मार सकें, लेकिन उसे पता चलता है कि सारे लोग ऑलरेडी डीमन लॉर्ड के साथ अलायंस बना चुके हैं, जो कि हो सकता है प्रिस्टेस ने उन सभी को ब्रेन वॉश किया हो, जिस वजह से वो डीमन लॉर्ड के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। तो एक बंदा सजेस्ट करता है कि क्यों ना हमें दूसरे किंगडम से हेल्प मांगनी चाहिए, जिस पर बाकी लोग भड़क जाते हैं कि हम बाहर के लोगों को अपनी जमीन पर नहीं बुला सकते। वो लोग आपस में यहाँ पर झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं, जो देखकर रेली भी गुस्सा हो जाती है, ये लोग कितनी ज्यादा बकवास कर रहे हैं। तभी फाइनली यहाँ पर वॉरियर सेज की एंट्री होती है जो कि डीमन लॉर्ड को ज्यादा सीरियस नहीं लेती है। रेली भी उसको देखकर बोलती है तो ये वॉरियर सेज है, बाकी लोगों के मुकाबले ये काफी शांत लग रही है। रेली वॉरियर सेज को बताती है कि डीमन लॉर्ड के पास एक ऐसा सर्वेंट है जो लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकती है। प्रिस्टेस की बात कर रही थी, जिस माइंड कंट्रोल को रजिस्ट करने के लिए तुम्हारे पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इस वजह से बाकी टेरिटरीज के लॉर्ड इजीली ब्रेन वॉश हो चुके हैं। वॉरियर सेज बोलती है इसका मतलब ना कि पूरी आर्मी को ले जाकर, हमें बस कुछ स्ट्रॉन्ग लोग चाहिए। लेकिन उससे उस पर शक होता है, उसी गर्दन पर तलवार रख देती है, मुझे अपनी इनोसेंस को प्रूव करो, आखिर तुम अकेली क्यों, तुम्हारे साथ कीना क्यों नहीं है, तुम यहाँ पर बिना किसी चोट के आई हो, क्या तुम उन लोगों की कोई स्पाई हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर भी माइंड कंट्रोल किया गया हो। तो उसे बता देती है कि डीमन लॉर्ड ने उसे कैप्चर कर लिया था, कीना अभी भी उसके कब्जे में और उसे बोला गया है कि उसे वॉरियर को वहां पर लेकर आना है।
एंड चाहे जो भी हो, मैं उस डीमन लॉर्ड से बदला लेना चाहती हूँ और अपने साथी को बचाना चाहती हूँ, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। तो जिसके लिए वॉरियर सेज भी मान जाती है, कहती है कि उसने उसके हॉली स्वॉर्ड के टेस्ट को पास कर लिया है। उसकी हॉली स्वॉर्ड ने बता दिया है कि जो रेली है वो पूरी तरह से इनोसेंट है, एंड क्योंकि रेली भी स्ट्रॉन्ग मैजिशियन है तो वो भी उनके साथ चलेगी। तो सिस्टम बता देता है डीमन लॉर्ड को कि वॉरियर सेज की पार्टी फॉर्म हो चुकी है। ये लोग निकल पड़े थे डीमन लॉर्ड को टेक डाउन करने के लिए, और इनकी पार्टी में बस 4 लोग होते हैं। तो उनके एक साथी वॉरियर सेज से बोलती है कि क्या ये सही रहेगा कि हम सिर्फ 4 लोग जा रहे हैं, यहाँ पर काफी सारे वॉरियर्स हैं जो उस डीमन लॉर्ड को अकेले हरा सकते हैं। सेज बोलती है मेरी इंस्टीट्यूशन मुझे बता रही है कि हम लोग उस डीमन लॉर्ड को हरा सकते हैं, वैसे भी हमारे पास रेली है जो उसे ऑलरेडी फेस कर चुकी है, यानी डीमन लॉर्ड से फाइट करते टाइम रेली हमारे काफी ज्यादा काम आने वाली है। सेज को तो उस पर पूरा भरोसा है, बट क्या वो सच में उनका साथ देने वाली है ये तो हमें बाद में पता चलेगा, क्योंकि जो कीना है वो अभी भी डीमन लॉर्ड के कंट्रोल में है, एंड उसको बचाने के लिए हो सकता है रेली इन्हें भी धोखा दे दे। एंड क्योंकि काफी रात हो चुकी थी तो सारे लोग सो चुके थे, लेकिन बाकी लोगों के सोते टाइम एक बंदा पहरा दे रहा था, यानी एक बंदा जागा हुआ था। अब अगली बारी जागने की आती है रेली की। सभी लोग सो चुके थे बट वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती। मैं समझ जाओ क्या कर रही थी, तो बोलती है मैं ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूँ, मेरी बॉडी इस तरह से रिएक्ट कर रही है कि मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर पा रही हूँ, मैं बस अपनी डिज़ायर पूरी कर रही हूँ, और वैसे भी मैं करप्ट थोड़ी हो चुकी हूँ। साथ ही वो ये भी सोचती है कि वो लोग जल्दी डीमन लॉर्ड को हरा देंगे। अगले सीन में लोग डंजन के बाहर आ चुके थे। बाहर से वो डंजन काफी नॉर्मल सी लग रही थी। क्या सच में डीमन लॉर्ड यहीं पर मौजूद है? रेली उन्हें बताती है कि वो कीना का माना यहाँ पर सेंस कर पा रही है। अभी लोग डंजन के अंदर जाने लगते हैं ताकि डीमन लॉर्ड को हरा सके। अब क्या ये लोग हरा पाएंगे या फिर करप्ट हो जाएंगे, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सेंटेंस बनी मैनेजर, लाइफ हो गई डल, रेड ग्लो शैडो, मैं पीछे खड़ा हूँ तेरी प्राइड को मैं मजाक में उड़ा हूँ, स्टैट्स मेरे क्रेजी, लेवल तेरा 0, डंजन का मैं बॉस, तू बस लॉस्ट हीरो, तेरी प्राइड को मैं मजाक में